जी सुशील जी, आप शुरू कर सकते हैं। सभी को वंदे मातरम। नमस्कार। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समर्थ परिवार में आपका हृदय से स्वागत है। आज हमारे बड़े भाई भ्राता श्री गोविंद जी शरण जी आपके सामने एक नए विषय पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे सुनने की, समझने की और दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए। और जो हमारा स्वस्थ समर्थ परिवार जो हमारे कोशिश में लगा हुआ है दिन रात, और उसमें जो हमारे कर्णधार है बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। दीपक भाई है, अरुण भाई है, हरजिंदर भाई है, रंजीत एक रंजीत भाई है, अन्य सदस्य शिवाती दीदी है, अन्य दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हम सभी को, हमारे बड़े भाई गोविंद जी जो मुख्य रूप से इस कार्य में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आज कोई नए विषय पर, किसी बुक पर अपना एक प्रकाश डाले। जी धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में मतलब हम सब एक उद्देश्य को लेके चले हैं, एक दिल में दर्द को लेके चले हैं और उस दर्द को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य खर्च ना के बराबर हो और समृद्धि का नाश ना हो। जिस प्रकार हमारी पुरानी पीढ़ियां अपने जीवन में, उनके जीवन में स्वास्थ्य का खर्च नहीं के बराबर था और उन्होंने हमारे लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि को बचा कर रखे। लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं इस वक्त, चाहे वो कोई भी पैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, कोई भी पैथी हो, उन पैथियों का एक ही उद्देश्य है, व्यवसाय। तो इस व्यवसायीकरण चिकित्सा पैथियों के साथ हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि और उनके स्वास्थ्य को कैसे बचाएं, ये दिल का दर्द भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से सुनने के बाद और बढ़ता चला गया। मतलब दर्द भी उन्हीं को सुनने के बाद ही हुआ। उससे पहले हम भी उसी तरीके से जी रहे थे जैसे बाकी लोग जी रहे हैं कि लेकिन समाज में एक नई दिशा देने का काम, एक प्रयास करने का काम हम करना शुरू किए जब हमें भाई राजीव दीक्षित जी को सुना। उनके सुने हुए सभी व्याख्यानों में से कुछ व्याख्यान जो मेरे दिल को छू गया, और मैं सबको कहता हूं कि आप अपने जीवन में समय निकाल के उन व्याख्यानों को जरूर सुने। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहते हैं तो आप उनके चेन्नई का, पटियाला का, पुणे का और कई सारे व्याख्यान आप उन्हें सुन सकते हैं। और अगर आप जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो कार्यकर्ता के नियम और जीवन जीने की कला, ये 2 व्याख्यानों को जरूर सुने। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होने के बाद 2016 से हम इस काम में लगे हुए। आज हमारे साथ सैकड़ों भाई बंधु जुड़े हुए हैं जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की कल्पना करते हैं कि हर किसी का परिवार स्वस्थ भी रहे, समृद्ध भी रहे। इस चीज में हमने आयुर्वेद का, होम्योपैथ का, यानी जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा पैथी है उनको परीक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम किसी भी उपचार को, रसोई घर के कोई भी औषधालय रसोई घर में जो भी औषधियां हैं, उन औषधियों से हम कैसे स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ होने के बाद उसका अनुभव समाज को देना, जिससे कि समाज को एक नया विश्वास जगे पुरानी परंपराओं के प्रति, अपने रसोई घर के प्रति, और उसे अपने जीवन में उपयोग करके अपने परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और समृद्ध बना सके। ये तो हमारा उद्देश्य है कि रसोई घर भोजनालय ही नहीं, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान। भाई वैद सत्यवान नायक जी, इनकी असीम कृपा है और मतलब उनका एक अनमोल सहयोग है हमारे साथ, जिसकी बदौलत हम आयुर्वेद का गहन अध्ययन कर रहे हैं इसी स्वस्थ समृद्ध परिवार टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जो हम प्रतिदिन 7:30 बजे से 9 बजे तक हम सुनते हैं। आयुर्वेद के गहन अध्ययन, आयुर्वेद के शास्त्रों की, शास्त्रों औषधियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है उनसे, और आयुर्वेद की अपार महिमा का ज्ञान मिलता है। तो वैद सत्यवान नायक जी का भी और उनके जन्मदाताओं का, उनके गुरुजनों को, उन्हें पूर्वजों को स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी सदस्यों और सभी कर्णधारों की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं कि
भगवान उनके परिवार को हमेशा खुशहाल बना रखे, स्वस्थ रखे, आरोग्य रखे, उन्हें इतना आरोग्यवान बनाए कि दिन रात अब जो उनका सपना है वैद निर्माण क्रांति कि हर घर में वैद होना चाहिए, उसमें वो सफल हों और उनकी सफलता ही हमारी सफलता है। हम उनके साथ हैं और हमारी जो विचारधारा है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसको साबित करने के लिए आप सभी लोगों का तन मन धन, उसके साथ साथ अनुभव का बहुत जरूरी है। बिना अनुभव के हम कुछ नहीं कर सकते समाज में, क्योंकि आज का समाज हर वक्त यही कहता है। कल की बात है, एक फोन आया, आपने ऐसा कोई केस पहले हैंडल किया है क्या? मैंने कहा जी, अगर आपका बेटा आज की पैथी के हिसाब से एमबीबीएस टॉप करके आए, टॉप करके गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड लेवल का टॉप करके आए और वो पहला दिन होगा, तो उससे भी अगर सारे जो उसके सामने आएंगे और सब उससे यही सवाल करेंगे, क्या आपने पहले ऐसा कोई केस हैंडल किया है, चाहे वो सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, छोटा सा ही जो सवाल आपने मेरे से किया, अगर यही सवाल आपके अगर बेटा डॉक्टर बन के और पूरे वर्ल्ड का टॉपर बन के भी आए और सारी दुनिया उससे यही सवाल करे, तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है? क्या वो या मतलब किसी भी जगह? तो कहने मतलब मैंने उनको बोला कि देखिए मैं तो एक भाई हूँ, डॉक्टर तो हूँ ही नहीं, ना ही डॉक्टर हूँ ना ही वैद्य हूँ। आपने अपनी समस्या रखी है, ऐसी समस्याएं हमने हैंडल करी है नहीं करी, उस बात की बात मैं बाद में करता हूँ। सबसे पहले तो एक बात करता हूँ कि मैं एक भाई हूँ, मुझे जो मालूम होगा वो मैं बताऊंगा, वो भी दुष्प्रभाव रहित। आपकी इच्छा है तो आप करें, नहीं इच्छा है, आपके लिए पूरा ब्रह्मांड खाली है, पूरे ब्रह्मांड में लोग बैठे हैं, आप जैसे लोगों की सोच के साथ उन लोगों के साथ आप जाके अपना चिकित्सा करा सकते हैं। लेकिन हमें उनसे बैर भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल का दर्द है। अब अगर हम आज जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में अनुभवों की झड़ी लग जाए तो फिर कोई नहीं पूछने वाला कि आप क्या करते हैं, आपके पास डिग्री है नहीं है। तो हमने रसोई घर को साबित करने के लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बता रहे कि मैं इस कड़ी में बहुत सारे राजीव भाई को सुनने के बाद ही किताब पढ़ने का तो खैर बचपन में कोई शौक नहीं था, बस स्कूल में उतनी ही देर तक किताब पढ़ता था, क्योंकि मैं हमेशा बड़े भाई से, माँ बाप से, समाज से डांट खाता रहता था, सारा दिन एक खेलता कूदता है, पढ़ता है नहीं। ठीक है, तो लेकिन ऐसी कृपा रही है माँ सरस्वती की और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की, चाहे वो 2 मिनट के लिए खोलूं या 10 मिनट के लिए खोलूं, अपना काम हो जाता था। उसी तरीके से वो शैली जो है उसके साथ मैंने राजीव भाई को सुनने के बाद किताबें पढ़नी शुरू करी। उनमें से मैंने एक किताब के बारे में आज बताना चाहूंगा। ये किताब है जिंदगी इतनी सस्ती क्यों। जिंदगी इतनी सस्ती क्यों, क्योंकि ये दर्द भी है और इसके लेखक हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी। इनकी कई सारी पुस्तकें मैंने मंगाई, काफी अच्छी है। आज मैं इसी पुस्तक के कुछ पहलुओं के बारे में जानकारी देता हूं, आप भी मंगा के पढ़ें। पहले तो मैं इस किताब की विषय सूची के बारे में बता देता हूँ। इसमें विषय सूची क्या क्या है। दवाओं का जानलेवा व्यापार, आप समझ सकते हैं हमारी जिंदगी इतनी सस्ती क्यों बनी, क्योंकि दवाओं का व्यापार चालू हुआ। मतलब संक्षिप्त में, बाकी विस्तृत में वहां पे है। जो दवा के नाम पर जहर दे रहे हैं, मतलब भैया जिंदगी क्लियर आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? भैया आ रही है, क्लियर है। दूसरा विषय है इसमें नेटवर्क जो इशू दवा है। के नाम पर जहर दें। तीसरा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जब दवा जहर बन जाए, मतलब दवा भी जहर बन जाता है, रिएक्शन कर जाता है। एंटीबायोटिक और मानवता, ये भी एक चैप्टर है, इसमें इन्होंने इस पे डिस्क्रिप्शन में मतलब उसकी विस्तृत जानकारी दी है। शीतल जहर है एंटासिड्स और एंटी डिप्रेस्ड की उदास करने वाली सच्चाई, दिल दुखाती कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां, HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या यूं कहें हाई रिस्क थेरेपी। फिर है 9वें नंबर पे विषय सूची है बोटॉक्स, जहर एक दवा। 10वें नंबर पे विषय सूची में है दवा कंपनियों को मालामाल करने वाले 4 रोग।
चिकित्सकों की सलाह पर लोगों का कम होता भरोसा। 12वां है, क्या आयुर्वेद दवाओं में एस्ट्राइड मिले होते हैं। 13 में है, जान लेते जिम और मिलावटी सप्लीमेंट। चौथा है, 14 नंबर पे विषय सूची में है इनका गर्भावस्था और अनावश्यक दवाएं। 15 नंबर विषय सूची है, डॉक्टर साहब कृपया थोड़े मीठे बोलिए ना। अब आप देख रहे होंगे कि मुझे जो खांसी हुई है ना, अभी ये क्या जो खांसी उठी है, ये मुझे किसी भी गलत आहार विहार की वजह से नहीं हुई है। अभी कुछ देर पहले इस चैट को स्टार्ट करने से पहले हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार भाई हरजिंदर सिंह जी के मतलब हंसा देने वाली बातें इस तरीके से हंसी उठी कि खांसी उत्पन्न हो गई। तो ये कोई रोग नहीं है, और लेकिन अति जो होती है, अति, चाहे रोना अति हो, हंसना अति हो, वेग जो कोई भी है, वो हमारे लिए शरीर में नुकसानदायक होता है। 16 नंबर में है, गांव में इलाज अब भी दूर की कौड़ी। 17 नंबर पे है, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर गंभीरता दिखाए शासन। 18 नंबर पे है, इंजीनियरिंग अब साथ दे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान का। 19 नंबर पे है, आम लोगों की पहुंच से दूर होती चिकित्सा। 20 नंबर पे है, कमीशन से गिरता डॉक्टरों का भैया सम्मान। सॉरी बीच में काट रहा हूँ। अब आप वीडियो बंद करके फोन को अपने पास ले आइए, जिससे जिनको दिक्कत आ रही है ना ऑडियो की, वो मुझे शुरू में ही चाहिए थी भी, मैं बताना भूल गया। कोई बात नहीं, आप ऑफ करके अपना कंटिन्यू करिए फोन को अपने पास लाकर, ठीक है। जी जी, वंदे मातरम। 18 नंबर पे है, इसमें जो विषय सूची है, इंजीनियरिंग अब साथ दे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान। 19 नंबर पे है, आम लोगों की पहुंच से दूर होती चिकित्सा। 20 नंबर पे है, कमीशन से गिरता डॉक्टरों का सम्मान। 21 नंबर में अब क्या करें, रोगी को अपने अधिकार का पता होना चाहिए। चिकित्सा चुनने के सिद्धांत आपको पता हो। आभार और लेखक परिचय। इस तरीके से 203 पेज की ये किताब है। इसमें मैं संक्षिप्त में जो कुछ बातें हैं जो मैं इस किताब की पढ़ी थी, उसमें सबसे पहले प्रस्तावना होता है। उस प्रस्तावना का पहला पॉइंट ही बहुत ही मतलब अच्छा लगा, और इतना अच्छा है कि आप सभी भी इस किताब को जब आप उठा के पढ़ना शुरू करेंगे तो जब तक पूरी किताब खत्म नहीं होगी तब तक आप इसे पढ़ते रहेंगे। डॉक्टरों के 2 कर्तव्य। पहला, लोगों को बीमार होने से बचाना। बीमार होने से बचाना, ये उनका पहला कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा, बीमार को फिर से स्वस्थ करना। दुर्भाग्य से हम डॉक्टर अपना पहला कर्तव्य भूल गए हैं, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा आर्थिक लाभ नहीं है। बीमार का उपचार करने में धन ही धन है, इसलिए व्यवसाय रूपी चिकित्सा में रोगी एक ग्राहक बन गया है। डॉक्टर सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि दिमाग को ठीक किए बिना शरीर को ठीक करने में जुट जाते हैं, जबकि दिमाग और शरीर एक ही है, उनमें अलग नहीं मानना चाहिए। लेकिन आजकल डॉक्टर दिमाग को ठीक करना तो दूर, रोगी को इतना ज्यादा डरा देते हैं कि रोगी अपने आप को मृत्यु के से पूर्व वाली अवस्था में पहुंचा हुआ समझने लगता है। मेडिकल शोधकर्ता एवं फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बीच का संबंध बेहद क्रूर है, जो बताता है कि ये कंपनियां चाहती है कि लोग लंबे समय तक जिए, लेकिन बीमार रहते हुए। चिकित्सक अपना सम्मान खो रहे हैं, सरकारें बेपरवाह है, ड्रग कंपनियां केवल अच्छा लाभ कमाना चाहती है, रोगी इन सब के बीच पीस रहा है। ये रोगी कोई भी हो सकता है, मैं और आप भी। हमें इस व्यापार के बारे में पता होना ही चाहिए कि कोई हमें मूर्ख बनाकर हमारे रुपए और सेहत न उजाड़ दे। आपको सचेत करने के लिए ही यह पुस्तक लिखी गई है, ताकि आप इस व्यापार का हिस्सा न बन पाएं तथा अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा कर सकें। ये इस किताब का प्रस्तावना मतलब पूरा का पूरा निचोड़ है। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। मैं तो सभी से कहूंगा कि जो भी भाई बंधु ऐसी पुस्तकें जरूर खरीदें, खरीद के पढ़ें,
अपने आप उपलब्ध करा के पढ़ें, लाइब्रेरी में कहीं है तो वहां पढ़ें। इस तरीके से जैसे इसमें एक लाइन है, सर्वश्रेष्ठ औषधि वह है जिससे रोग का समूल नाश हो और उसे लेने से कोई अन्य रोग उत्पन्न ना हो। मतलब सबसे उत्तम औषधि वो है जो रोग को तो पूरी तरह से नष्ट करे और उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो आज की चिकित्सा पैथियों में चाहे कोई भी चिकित्सा पैथी है, जिस तरीके से जो भी है, मैं सबसे ज्यादा मैं सीधे नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव है आज के समय में। इस तरीके से जैसे इनमें लिखा हुआ है, पैरासीटामोल बुखार एवं दर्द के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या है? लीवर डैमेज हो सकता है, त्वचा पे लाल निशान होते हैं, खुजली होती है, कमजोरी होती है, आंखों और त्वचा का पीलापन हो जाता है। सामान्य एंटीबायोटिक्स से क्या क्या हो सकता है? बीमार महसूस करना, डायरिया या कब्ज होना, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, बवासीर जैसे लक्षण, त्वचा पे निशान और खुजली या दोनों, भूख ना लगना। मडफाइन मेटफॉर्मिन ये डायबिटीज में उपयुक्त होने वाली दवा होती है। इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? जी में चलना, उल्टी, मेटलिक टेस्ट, अतिसार, कमजोरी। आयरन की जो गोलियां होती है, आयरन की जो दवाइयां होती है, उसमें पेट में मरोड़ हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, काला मल होता है, जीभ में चलना, भूख नहीं लगना, डायरिया, उल्टी, कब्ज, स्किन एलर्जी, छाती में दर्द, लीवर, किडनी एवं पैनक्रियाज का डैमेज होना आयरन की दवाइयों से होता है। कैल्शियम की अगर गोलियां हम प्राकृतिक दवाएं खाते हैं तो उससे क्या होता है? कब्ज या डायरिया हो जाएगा, पेट फूलने की समस्या लग जाएगी, किडनी में पथरी हो सकता है। मल्टीविटामिन खाते हैं तो क्या होता है? पेट खराब रहने लगता है, सिर दर्द होता है, मुंह का स्वाद बिगड़ने लगता है। विटामिन की दवाइयां अगर हम खाते हैं तो जो आंखों के लिए इस्तेमाल की जाती है, हड्डियों की कमजोरी हो सकती है, मस्तिष्क पे दबाव बढ़ जाएगा, पेट दर्द होगा, उल्टी, त्वचा का रूखापन, होठों का फटना, हथेली तलवों का पीला या नारंगी होना, आईब्रो पतली हो जाना। B12 के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल होती है उनके लिए सिर दर्द, खुजली, सूजन, बेचैनी, अनियंत्रित मूवमेंट्स, रक्त और पोटेशियम की कमी, हार्ट फेल्यूर, हाथों और पैरों की नसों में रक्त के थक्के बनना, ये समस्या जहां B12 के का सर्टिफिकेट देके दवाइयां चलाया जाता है, तो एक तरफ से आपका B12 ठीक किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से ये कम से कम 10 बीमारियां आपके जीवन में कभी भी आ सकती है। विटामिन डी की इसी तरीके से बहुत सारी लिखा हुआ है। गर्भ निरोधक गोलियों अगर सेवन करते हैं तो उल्टी, पेट दर्द, जीभ में चलना, सूजन, स्तन में दर्द, सिर दर्द, मोटापा, व्यवहार परिवर्तन, अनियमित माहवारी, योनि से स्राव, आंखों की समस्या, लीवर डैमेज और आखिरी में कैंसर, सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर। गर्भपातक दवाइयां खाते हैं तो डायरिया, उल्टी, सिर दर्द, पेट दर्द, थकान, कमर दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, खून की उल्टी, स्तनों में दर्द, माहवारी का अनियमित होना, मोटापा, आंखों की समस्या, लीवर एवं किडनी की समस्या, व्यवहार में बदलाव और कैंसर। मतलब इसी तरीके से स्ट्राइड नाम की जो जीवन रक्षक दवाइयां होती हैं उनको अगर लेते हैं तो इसी तरीके से आखिरी में हर दवाइयों के आखिरी में सबसे नीचे लिखा हुआ है कैंसर। तो आज अगर हमारे देश में कैंसर की बढ़ी है तो किसके कारण बढ़ी है? खान पान की वजह से नहीं बढ़ी है, जिसको खाने पीने को ये लोग दोष दे रहे हैं। कैंसर आज हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अप्राकृतिक दवाओं के सेवन से हो रहा है। इसी तरीके बहुत सारी इसमें दिया हुआ है, तो आप अपने मंगा के पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब ये दिल का दर्द है। तो अब प्राकृतिक दवाओं की तरफ लौटें। प्राकृतिक जिस तरीके से हमारे बाप दादा, मतलब आज से 2 पीढ़ी दूर, 2 पीढ़ी पीछे सबने लगभग औसतन एज जो थी 70 से 90 साल के बीच में थी, और वो भी बिना तकलीफ के। मतलब आज की तरह तकलीफें नहीं थी जिस तरीके से आज 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में घुटने रिप्लेस करने की नौबत आ रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, डायबिटीज हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है। ये नहीं था ये। और उसके पीछे अगर आज कोई दोष दे कि सबसे ज्यादा जो दोषी है वो आज की अप्राकृतिक दवाएं हैं। अप्राकृतिक दवा ही उसका सबसे बड़ा है, क्योंकि वो दवाइयां बिजनेस का हिस्सा है। वो नहीं चाहते कि हम पूरी तरह से बीमार ठीक हो जाएं। एक बीमारी से हम बचते हैं, दूसरी बीमारी में फंसते हैं। तो
ऐसी बहुत सारी हैं। इतने मतलब इतनी अच्छी अच्छी, जैसे थायराइड की समस्या। अब ये बताइए, आज हम थायराइड, कितने साल हो गए थायराइड को आए हुए? क्या हुआ जी, महात्मा गांधी जब पैदा हुए उनकी बीवी को थायराइड नहीं हुआ था क्या? है भाई, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा। महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की माँ बाप को थायराइड नहीं होता था, जो इतने अच्छे अच्छे बच्चे पैदा कर दिए। आज हर किसी को थायराइड हो रहा है। भाई लाला लाजपत राय के पेट आगे था तो वो तो कभी मोटापा के लिए नहीं रोते थे कि मैं मोटा हूं। भाई महाराणा प्रताप तो नहीं रोए कि मैं मोटा हूं, मेरा वजन इतना ज्यादा है। तो हमें और कोई बीमारी ना ठीक हो उसको थायराइड पे डाल दो, मोटापे पे डाल दो और सिंड्रोम पे डाल दो, ऑटो इम्यून डिजीज की लिस्ट में डाल दो। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आयुर्वेद के विकास के लिए क्या करें, हम क्या अपनाएं, कैसे करें, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। जो भी आगे चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन, हम अपनी पीढ़ियों को कुछ देना चाहते हैं, अगर पीढ़ियों के स्वास्थ्य और उनकी समृद्धि को बचाए रखना चाहते हैं, तो आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में हमारे साथ नहीं, आप अपने परिवार को बोलिए, आप अपना अभियान बनाएं, स्वस्थ समृद्ध परिवार अपना अभियान बनाएं कि मेरा अभियान है कि मैं अपने परिवार को स्वस्थ रखूंगा, समृद्ध बनाए रखूंगा, उसके लिए जो करना है करूंगा। और आने वाली पीढ़ी के लिए, जिस तरीके से आने वाली पीढ़ी के लिए कई से बात होती है, यार बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो बच्चों के लिए भाई चिकित्सा भी तो अच्छी ढूंढ लो, बच्चों के लिए दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा भी तो ढूंढ लो। बच्चे कहीं बीमार ना पड़ जाएं गर्मी में, तो उनके लिए आप एसी ढूंढ रहे हो, एसी लगा देते हो कि गर्मी में एसी लग जाए, तो भाई बच्चे आगे और बीमार ना पड़े, उसके लिए उनकी अच्छी चिकित्सा पैथी भी ढूंढ लो, कि उन दवाइयों को ढूंढ लो कि कौन सी चीज, फूड सप्लीमेंट कौन से अच्छे खाएंगे, पैक वाला खाना नहीं खाना है, किस तरीके से। बहुत सारी बातें, दर्द तो इतने ज्यादा है कि बताते बताते थक जाऊंगा, समय कम है। तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ इस पुस्तक के बारे में। मैं विनती करता हूँ आप सभी से कि आप लोग अपने जीवन में ऐसी पुस्तकें जरूर पढ़ें जिससे कि आपको मोटिवेशनल, मतलब मोटिवेशनल क्या, देखिए मोटिवेशनल कहाँ से आता है। अभी मैं जो हमारी महामहिम जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, मैं उनके बारे में जब पढ़ रहा था, सुन रहा था, जाना, क्योंकि फिर क्या है, मेरी एक जिज्ञासा है, जरूरी नहीं कि मैं उनके बारे में ज्यादा, लेकिन मेरी एक बहुत ही अच्छी है कि कोई भी चीज हमारे, खास करके मेरे देश में, मुझे बाहर के देश से क्या, राजीव भाई की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भैया बाहर कब सर्दी कब गर्मी पड़ती है, क्या फर्क है, उनके बारे में जान के हम क्या करेंगे। भाई जिस दिन जाना होगा उस दिन हम उसके बारे में जान लेंगे, लेकिन अभी हमें अपने बारे में जानना है। तो मैं अपने देश के बारे में, आज कुछ हुआ तो कोई अलग सी चीज हुई है तो उनके बारे में जाने कि वो राष्ट्रपति, तो मैंने उनकी जीवनी को जाना और उनके जीवन से, मतलब कह सकता हूँ कि प्रेरणा ही मिला है कि उतने कष्टों के बाद आज वो भारत की फर्स्ट लेडी हैं, राष्ट्रपति बनी है, तो कहीं ना कहीं मतलब सकारात्मक सोच, उसके नजरिया और सेवा भाव की जो भावना थी उनके अंदर, वही उन्हें यहाँ तक लेकर आया है। राजनीति की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं उस माँ को नमन करता हूँ कि जिन्होंने उस बेटी को पैदा किया, और ये भारत की धरती मतलब शेरनियों से कम नहीं है, शेरनियां हमेशा हैं, तो उनमें से एक साबित होती है कि द्रौपदी मुर्मू आज हमारी राष्ट्रपति हैं। और उनकी जब जीवनी को मैंने जाना, तो इस जीवनी से हम कह सकते हैं कि आज इनकी जीवनी को जानने के बाद भी अगर कोई कहता है कि रोता है, तो मैं कहूंगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। उससे तो अच्छा है भगवान से विनती करूं कि इसे इंसानों की कैटेगरी में ना जन्म देके दूसरी कैटेगरी में जन्म दे दो, जो रोना सिखाए। इसके साथ ही आप लोगों की कोई सवाल हैं तो मैं करूं, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे कॉल आ गए, और उस कॉल को या तो आप सब अपना सवाल कॉल नहीं शेष भैया, रखिए। कॉल मत लेना, यहाँ पे चिकित्सा कर दो। आप सब 8:18 हुए हैं। मैं सबको बोलूंगा 8:45 तक आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने सामने घड़ी रख लीजिए। उसके बाद आप खुद ही क्वेश्चन ना पूछे तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, आपको सवाल है तब भी आप भैया को फोन कर लेना अलग से, कोई दिक्कत नहीं।
मुझे एक 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 फोन जरूरी है करना, मैं आपको करके फिर करता हूँ। आप लोग जब तक बातें कीजिए, ठीक है। ठीक है सुशील जी, क्या कहना है कि कैसा लगा? क्योंकि मैं तो सुन नहीं रहा था, मुझे माफ करना। भैया बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, और हमारे मेंबर बड़े जिज्ञासा से सुन रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि सभी सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अन्य सदस्य को भी जोड़े जो स्वस्थ हो और दूसरों को भी चिकित्सा मिले, और हमारा स्वस्थ समझ परिवार आगे बढ़े। तो मैं चाहूंगा कि और लोगों को भी जोड़े ज्यादा से ज्यादा। जो हमारे 34 मेंबर है, 34 मेंबर 5-5 मेंबर को भी जोड़े, तो मैं चाहूंगा कि हमारे मेंबर बहुत अच्छे 100 का टारगेट मेरा है कि 100 तक पहुंच जाए रोज के। धन्यवाद। वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा कि इस पुस्तक की कुछ बातें जो आपके सामने रखी, उससे कितने लोग सहमत हैं? प्लीज विनती है, आप सब अपनी अपनी 1 मिनट में राय दें कि आज की इस पुस्तक की अवधारणा जो है, इस पुस्तक से जिन्होंने भी सुना, थोड़ा सा जाना, तो अपनी बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए अपने शब्द बताएं। भैया वंदे मातरम। भैया ये जो बुक है ना बहुत अच्छी है। और इस निजी तौर पर मैं जैसे कि मैं अनुभव करता हूँ, लोग पैरासीटामोल, जैसे कि किसी को बुखार हुआ, बच्चे को हुआ, बड़ा हुआ, तो ऐसे पब्लिसिटी हुई है डॉक्टर के द्वारा और हमारे मीडिया द्वारा कि कोई भी बुखार हो वो पैरासीटामोल खाते हैं, पर उसका ये हानि नहीं दिखाते कि इससे हानि क्या क्या होती है। जो आपने आज बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैंने ये आपकी बात सुनी, और पहले भी मैंने भाई राजीव दीक्षित को सुन रखा था। इस वजह से जब भी कभी बच्चों को बुखार आता है, कभी भी आया, अगर गलती से डॉक्टर को दिखाना पड़ा, तो कभी मेरे बच्चों ने आज तक पैरासीटामोल नहीं ली। बिल्कुल इन चीजों से इग्नोर करते हैं कभी भी। और अब जब आपने ये जानकारी और ज्यादा बताई, तो वाकई में सही लगी, और प्रत्येक लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। अगर जैसे भी मुझे मौका मिला, तो मैं भी इस पुस्तक को और पढ़ के और सुन के मैं अपनी लाइब्रेरी में ये बुक रखवाना चाहूंगी, ताकि है ना बच्चों, छोटे बच्चों पे ये धीरे धीरे सुनेंगे। 9th-10th के बच्चे वो सुनने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे सुनने के धीरे धीरे संस्कार में ये चीज आने लग जाएगी कि ये लोग आपकी आवाज दीदी थोड़ा कट रही है। मैं इस किताब के कुछ पॉइंट, थोड़े से और पॉइंट मुझे नजर आ रहे हैं, वो मैं बताऊं। इस किताब के कवर की बैक साइड पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। लेसेंट के एक शोध के मुताबिक भारत में ही प्रतिवर्ष 60,000 बच्चों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुके बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो जाती है। यह संख्या विश्व के बड़े युद्धों में से एक वियतनाम युद्ध में मरने वालों की संख्या के बराबर है। दूसरा पॉइंट है, दवा कंपनियों ने मीडिया, टेलीविजन, प्रचार तंत्र से चिंता, तनाव और डिप्रेशन से लगभग सभी इंसानों को पीड़ित घोषित कर दिया है, तथा इसका एकमात्र उपचार दवाइयों को बताने में सफल हो चुकी है। तीसरा पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल के लिए बाजार में मिलने वाली दवाई इसी कारण बेस्ट सेलर है, क्योंकि उसकी बिक्री के दोनों ही आधार सशक्त हैं। एक आधार है रोगियों का भय, और दूसरा आधार है चिकित्सक की
रुचि मतलब चिकित्सक को मिलने वाला कमीशन। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां आज बाजार में मिलने वाली सभी दवाइयों में बेस्ट सेलर की दवाई है। चौथे पॉइंट में, पहले सरल और निरापद चिकित्सा पैथियों को एक मौका अवश्य दें। हर इलाज के लिए जोखिम की नहीं, सही दवाइयों की आवश्यकता होती है। एक कारण कुछ भी हो और उपचार एक ही तरह का, यह तो चिकित्सा के सिद्धांत के विपरीत है। कारण कुछ भी हो और उपचार एक ही तरह का, यह चिकित्सा के सिद्धांत के विपरीत है। इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि 850 करोड़ की आबादी के लिए एक ही तरह का टीकाकरण क्यों? पूरे ब्रह्मांड में 800 करोड़ की आबादी है, तो एक ही तरह का टीका क्यों? किसी भी चीज के लिए। मैं सिर्फ आज एक बात, सिर्फ अभी के टीकाकरण जो हुआ उसके लिए नहीं, चाहे वो किसी भी तरह का टीका है, सारी टीका आई सबके लिए एक सामान्य कैसे हो सकती है? डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब, फार्मा कंपनी, हॉस्पिटल, ऑटो, टैक्सी और एम्बुलेंस ड्राइवर तथा लोकल नेता आदि के बीच कमीशन का जाल बड़ी जटिलता और तथा कथित ईमानदारी से बुना हुआ है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं बताता हूँ। मेरे मतलब कई कहानियां मुझे मालूम है, उनमें से नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कहानी बता रहा हूँ जिसमें यूपी के किसी शहर में किसी को तकलीफ हुई, उसका इलाज के लिए वहां गए। डॉक्टर ने मतलब वहां पे बोला कि जी अब ऐसा है, 2 दिन रखने के बाद आपको ना यहाँ से बाहर ले जाइए, दिल्ली में जाके दिखाइए। वो दिल्ली में आए, दिल्ली में गंगाराम में आए। उन्होंने रेफर टू अलग अलग हॉस्पिटल के नाम उस पर लिखा हुआ था, 5-6 हॉस्पिटल के नाम लिखे हुए थे। उनमें से जिसमें सुविधा हुई वो गंगाराम में आए। बंदा जो था वो पैदल चल के आया था, मतलब हॉस्पिटल पैदल चल कर गया था, और 45 दिन बाद 70 लाख रुपए देने के बाद 4 कंधों पे वापस आया। और उस 70 लाख में जो भी कमीशन थी उस हॉस्पिटल को ईमानदारी से उन्होंने पहुंचा दिया गंगाराम में। तो ये हमारे देश की स्थिति है कि उनमें ईमानदारी बहुत है। वो लोग कमीशन मतलब इतने अच्छे तरीके से दे देते हैं, उन्हें पता होता है, जो क्योंकि पुराना जो हिस्ट्री देखते हैं ना, उस हिस्ट्री में लिखा होता है कि किस हॉस्पिटल में इलाज चला था और कहाँ से रेफर किया गया है। उस रेफर वाले को वो अपनी तरफ से जितनी भी कमाई होती है उसमें से उनका जो एक्सिक्यूटिव होता है, जो भी होता है, मतलब मेरा दोस्त है मेडिकल कंपनी में, मतलब एज ए मार्केटिंग मतलब नॉर्थ इंडिया का मैनेजर है। मतलब कहते हैं कि इतनी उनकी मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मतलब इतना बेहतरीन है, मतलब दवा कंपनियों का या जो भी हॉस्पिटलों का, हॉस्पिटल की, मतलब बीएल के कपूर अपने भारत में है जो है, मतलब दिल्ली में गंगाराम है, इनके मार्केटिंग एजेंट पूरे गांव-गांव फैले हुए हैं, पूरे गांव-गांव। तो किस तरीके से चल रहा है तो बहुत ही वो है। तो इसके साथ ही आप लोगों का कोई सवाल है, आप बोल सकते हैं। भैया जी नमस्ते। भाई वंदे मातरम। बारी से एक, क्योंकि यहाँ पे सबको मालूम है कि आप में से किसी का कोई सवाल रह भी जाएगा, आप मुझे पर्सनल फोन करते हैं, वहां पे भी बात हो जाती है, देर सवेर हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वो वाला मत मानिए कि धक्का मुक्की, मैं पहले। भाई वंदे मातरम। चलो आप पूछ लीजिए। मैं मतलब मुझे सवाल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ की जो हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल्स है ना, वहाँ की कंडीशन भी थोड़ी बताना चाह रही हूँ। जो जी मेरे पास में ही एक हॉस्पिटल है, बिल्कुल बाजू में था। मैं अपना मकान जो मैं सेल करके आई हूँ, अब तो नया वो बनवा दिया, तो वहां चले गए। लेकिन जो बिल्कुल टच में मेरे हॉस्पिटल था, एक मकान छोड़ के सिर्फ। तो मुझे ऐसा मालूम हुआ वहां पे कि जैसे गांव में डॉक्टर्स लोगों ने ना वैन वगैरह लगा रखी है, और वो लोग दलाली करते हैं और
मतलब डॉक्टर्स गांव गांव में से, गांव वाले ही डॉक्टर भी बंधे हुए हैं उनके साथ। तो वो गांव वाले लोगों को, बेचारे जो सीधे साधे होते हैं, उनको ये लोग भेजते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में कमीशन के तौर पर। तो यहाँ की ऐसी कंडीशन है ना, देख के तो इतना वो लगता है। और इतने बड़े हॉस्पिटल गीतांजलि करके, आप देखिए यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, हमारे शॉप पर भी ऐसे ही आते हैं। हम नाम लेके तो मुझे पता नहीं गलती की क्या किया, मतलब शॉप पे आते हैं, मतलब पीते हैं, ये है वो है। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, रात रात को देर तक नाइट जागना करना, ये वो, मतलब इतना खराब माहौल। और क्या डॉक्टर बनेंगे ये, और क्या करेंगे मरीजों के साथ। तो भाई वास्तव में ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जो कंडीशन मतलब दिख रही है ना, सच बात है ये। मतलब बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के वहां से आते हैं अपने गांव से, यहाँ पे आके शहरों में ऐसी लतों में पड़ जाते हैं। मतलब तो वो क्या है, वो जो डॉक्टर तो बस वो पैसे के तौर पर डिग्री ले लेंगे, और वो करेंगे किस पे इस्तेमाल, वो मरीजों पे करेंगे। मतलब माहौल बहुत खराब है देश का। वास्तव में ये डॉक्टर से बचना चाहिए, बचना जितना भी हो सके। सच भाई बात है। राजीव भाई राजीव दीक्षित जी का एक व्याख्यान है, और उस व्याख्यान को यूट्यूब पे इस नाम से डाला हुआ है कि बीमारी से नहीं, बेईमान डॉक्टर से बचें। तो मैंने वो जब वीडियो पहली बार देखा था 2016 में, तो मैं वो पूरा सुना। तो उसमें उन्होंने व्याख्यान के बीच में इस शब्द का इस्तेमाल किए थे कि बीमारी से नहीं, बेईमान डॉक्टर से बचें। इसीलिए उसका टाइटल बना हुआ था राजीव दीक्षित ऑफिशियल, जो यूट्यूब का चैनल है, जिसपे मतलब काफी उनके सारे व्याख्यान को अपलोड किया हुआ है। तो वहां पे मैं सुनता था, तो उसमें था बहुत अच्छा। तो ये बात उन्होंने बहुत पहले राजीव भाई ने बता रखी है। तो बाकी आज हमें बीमारी की चिंता नहीं है, मैं उससे ज्यादा बेईमान डॉक्टरों से बचना है हमें। जी स्वाति जी। बहन, अब आप बताइए। हाँ जी भैया। भैया मैं जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो एलोपैथी के बारे में। मैं खुद काफ़ी चीज़ें फेस कर चुकी हूँ। अभी फिलहाल फैमिली में अभी चाची का भी हुआ तो प्राइवेट कुछ और, प्राइवेट वाले तो सर्जरी के लिए बोल रहे थे, और अब गवर्नमेंट में उन्होंने दिखाया ठीक है बिल्कुल। तो ऑपरेशन तो नहीं करवाया, वो मना कर रहा था तो मना कर दिया आगे उनको, तो ऑपरेशन नहीं करवाया। लेकिन आगे उन्होंने बोला कि एक हार्ट की नस ब्लॉक है, बाकी दो पे भी आप सरवाइव कर सकते हो। मतलब वो तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं, मतलब एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है, तो ये पजल करते हैं ना, जो ये कंफ्यूजन और ये जो डर जो ये डालते हैं, ये सब चीजें बहुत खराब है। तो इसीलिए इन लोगों से अब ट्रस्ट खत्म हो चुका है बिल्कुल। और तो एक चीज इसका में और कुछ। हाँ जी बोलो। इसका निष्कर्ष यही है कि हमें डर को खत्म करना पड़ेगा। बिना हाँ डर जी। खत्म किए हम कुछ नहीं कर सकते। डर ही खत्म होगा, और डर खत्म होगा परंपराओं में जाके गहन अध्ययन करने से। आप आज अब मैं जब भी कभी किसी से बात करता हूँ, कोई कहता है जी ये हो गया, मैंने कहा भाई चूहे चूहे को देखा है, एक साथ तो इतने बच्चे होते हैं, चूहा, बिल्ली, भैंस, बकरी। उन्होंने तो कभी आके नहीं रोया कि मेरा किडनी खराब है। क्यों? उसकी किडनी नहीं है क्या? उसके अंदर लीवर नहीं है? उसका लीवर तो नहीं फेल हो रहा भाई जी। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं हमारे फैक्ट, कुछ हमारा आयुर्वेद के हिसाब से हमारा आहार विहार विचार जो है, हमारा जो नारा है, निरोगी जीवन का मूल आधार हो शुद्ध सात्विक जैविक आहार विहार विचार। मतलब ये सारी चीजें शुद्ध हो, सात्विक हो, वो है। तो ये चीजें होंगी तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को, आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दे सकते हैं। मतलब अब हम जो काम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं। जिस तरीके से आज के समय में बहुत सारे लोग अपनी दादी नानी की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी डॉक्टर अच्छे हैं। कई दादियां कहती है बच्चे को बीमार होता है तो कहते हैं जा डॉक्टर को दिखा दे। तो हम ऐसे दादा दादी ना बने, हम ऐसे माँ बाप ना बने। हम उस काम में करने पे लगे हुए हैं कि हमें कम से कम इतना जागरूकता आ जाए कि हम हर वक्त हर चीज के लिए डॉक्टर नहीं। हाँ जी भैया, एक चीज और पूछनी है कि एक लेडी है, उनका ना 4 मंथ्स प्रेगनेंसी थी, तो वो अबॉर्ट हो गया उनका। क्या कहते हैं, अबॉर्ट कराना पड़ा क्योंकि वो उनकी लापरवाही थी, जंक फूड बहुत खाया, तो वो सब हुआ। लेकिन अब क्या हुआ कि पहले ही तो बेटी ऑपरेशन से है, ये जो करवाया नॉर्मल हुआ।
लेकिन 1.25 महीना हो गया उनको, उनका ना बैक पेन और सर दर्द, गर्दन दर्द नहीं जा रहा बिल्कुल भी। ऐसा है, उन्हें बोलो सोंठ का पानी, सोंठ का काढ़ा बना के पिए। ये दोनों जगह काम करेगा, एक तो गर्भाशय की सफाई होने में हाँ जी। और दर्द में को भी दूर करेगा। 1/4 चम्मच सौंठ लें, 1 कप पानी में उबालें, आधा कप रह जाए, गुड़ वगैरह मिला के सुबह और रात को 2 टाइम पिए। दर्द भी खत्म होगा और गर्भाशय की सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। सिर्फ सौंठ ही, मेथी वेथी नहीं भैया? नहीं, सिर्फ सौंठ दे दो। ठीक है भैया, पेन नहीं जा रहा, गोविंद बहुत परेशान हो रही है। बताती हूँ गोविंद जी, वंदे मातरम। भैया। वंदे मातरम। भाई जी, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, तो कब आपके पास टाइम होता है कि मैं कॉल कर लूं आपको? भैया जब आप फोन मिला लो, आपका फोन मिल जाए, उठ जाए, वही टाइम है, ऐसा कोई टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि अभी आप फोन करो, अभी फोन करो। अभी मेरे दूसरे नंबर पे मधुमती उच्च न्यायालय बिलासपुर से फोन बज रहा है, उनका फोन नहीं उठा रहा, तो आपको बिजी नजर आएगा। तो जब जी जी जब आपको घंटी लग जाए, उठ गया फोन तो अच्छी बात है, नहीं उठा तो कॉल बैक आ जाएगा। ठीक है भाई जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, अब मैंने आपको बताया था ना, वो हमारे एक दीदी थी जो ट्रैक्टर से गिरने की वजह से उसके पैर में ये हुआ, फिर वो डॉक्टर को काफी लेट हो गया क्योंकि मैंने नंबर दिए थे आपको, आपके, तो उन्होंने कॉल नहीं कर पाया। तो फिर उसके बाद में उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। अभी ये उनके उसमें से वो मतलब सूजन की वजह से बहुत ज्यादा सूजन हो गई थी। अभी भी पैर में सूजन है, पर वो उसमें से जो ऐसे बताते हैं कि ब्लड खराब हो गया था, वो खराब होने के बाद भी उसमें से कुछ निकाला है अंदर से, ऐसा है, मैं ब्लड आपकी बात मैं समझ वगैरह। गया दीदी। आपकी आपके इसी चीज को मैंने आज 2 ऐसे पोस्ट शेयर और किए हैं कि चोट लगने पे उन्होंने कुछ केमिकल लगाया, क्रीम लगाई और क्रीम से उनकी स्किन खराब हो गई। तो आप उन्हें डैमेज बोलिए, एक बार हुआ उनको है बोलिए कि फोन करें। तो आप उनको बोलिए एक बार फोन करें, तुम बात करें, ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ गोविंद भैया, संगीता बोल रही हूँ। वंदे हाँ मातरम। जी दीदी, प्रणाम, हाँ धन्यवाद। भैया, मैंने अपनी कजिन को ना, उसको थायराइड था पीछे, तो मेरे को उसने बताया, तो मैंने उनको जो आपका एक वीडियो देखा हुआ था जिसमें वो आपने बोला हुआ था कि सूख धनिया 1 चम्मच पानी मतलब भिगो दो 1 गिलास में और सुबह उसको बॉईल करके पी लो। हाँ जी, मैंने उनको वो बताया हुआ है, तो वो ठीक है ना मतलब? बहुत बढ़िया है दीदी। एक दीदी थी, बहन है, हम्म बेंगलोर से। अब तो खैर नोएडा में रहती है, उनके पति का ट्रांसफर हो गया, नोएडा आ गई हैं। तो हम्म उन्होंने 6 महीने लगातार धनिया का पानी पिया और 10 साल से चल रही होम दवाई जो एलोपैथी की थी, वो थायराइड की हम्म दवा, जो सुबह उठते सारा हम्म काम, ब्रश करना भूल जाए अलग बात है, लेकिन थायराइड की गोली, इस कदर उनके मन में डर बैठा हुआ था, वो उनकी हम्म। दवा छूट गई। उन्होंने भी हाँ, अपना मैंने अनुभव शायद शेयर वही किया। वाला वीडियो सुना था, तभी मैंने उनको हम्म, सजेस्ट किया, क्योंकि इसका इनका जो मेरी कजन है, इनका तो ये केस है कि अभी रिसेंटली उन्होंने वैसे किसी रीजन से टेस्ट करवाया, तो उसमें निकल कर आया थायराइड, तो उन्होंने बाई चांस मेरे से बात करी, तो मैंने उनको कहा नहीं, मैंने कहा आप दवाई मत स्टार्ट करो, आप ये चीज स्टार्ट करो, तो लकीली उन्होंने फेथ कर लिया और नहीं, वो उन्होंने सुन रही है शुरू अभी किया हुआ है। अभी आपको सुन रही बट है एक प्रॉब्लम भैया, और अभी आ आपको रही है सुन रही है भैया, वो वो। कह रहे हैं कि उनको ना यूरिन ज्यादा आ रहा है, तो वो धनी की वजह से हो सकता है, जैसे धनिया ठंडा हाँ होता है तो। हाँ, धनिया की वजह से यूरिन ज्यादा आ रहा होगा, तो आप तो उनको उसका बोलिए कोई इलाज? सुबह तो धनिया का पानी पिए, रात को अच्छा। तिरकुटा तिरकुटा आता है, तिरकुटा, हाँ जिसमें जी, आता है काली मिर्च, त्रिकुटा। सौंठ और पिपली मिला होता है। तो वो रेडीमेड जो मिलता है वो ले लेना, वो ठीक है ना, मतलब ले हाँ सकते हैं ना हाँ जो हाँ, रेडीमेड मिलता हाँ है? जी, कौन सी हाँ जी, हाँ जी, कंपनी का ले भैया, कौन सा ठीक रहता है? ब्यास कंपनी की सबसे अच्छी है। व्यास का ले ले। अच्छा ठीक है, हाँ त्रिकुटा तो मुझे मालूम है, आता है, हाँ जी। हाँ, तो 1/4 चम्मच त्रिकुटा उनको बोलिए रात को गुड़ के साथ खा के हल्का सा गुनगुना पानी पी के सो जाएं। अच्छा, तो तो उससे दिन में धनिया, भी फर्क पड़ेगा उनको? जैसे दिन में भी कहते हैं यूरिन काफी आता है। हाँ तो अभी थोड़ा सा अभी आने दीजिए, एक तरह से यूरिन ज्यादा आ रहा है तो एक तरह से उनका, देखिए 7 से 8 बार यूरिन आना अच्छा होता है। अच्छा। 7 से 8 बार यूरिन आना अच्छा होता है, क्योंकि इंसान 3 बार खाना खाता है। तो अगर ऐसे जोड़ा जाए तो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद, तो हम्म। 3 दूनी 6 हो गया। और 2 बार इंसान शौच को जाता है, तो जितनी हाँ जब जी। भी शौच को जाते हैं कोई भी इंसान, चाहे 2 बार जाए चाहे 10 बार जाए,
शौच को जाएगा तो उसका यूरिन पास होना ही होना है। तो इसका मतलब कि 6 और 2 8, 8 बार यूरिन का होना नुकसानदायक नॉर्मल है। नहीं है, नॉर्मल है। अब 24 हम्म घंटे में 8 बार, तो आप 6 घंटे सोने के लगा दो तो बच गया 18 घंटे। 18 घंटे में 8 बार इसको डिवाइड कर दो तो प्रति 2 घंटे आपको यूरिन आ रहा है, तो कोई आपको रोग नहीं है। लेकिन हर 5 मिनट पे यूरिन आ रहा है, हर 10 मिनट पे यूरिन आ रहा है, हर आधे घंटे पे यूरिन आ रहा है, तो वो एक आपकी समस्या है। आप एक रोग से ग्रसित हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं। हम्म। तो वही 1/4 स्पून जो है गुड़ के साथ आप कह रहे हो लेने के बाद गुनगुना पानी पी लें, हाँ हाँ, ताकि इससे और क्या रात होगा। में बस एक टाइम। हाँ, रात में एक टाइम ले लें, और अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो अजवाइन, मेथी दाना, मेथी को सेक लें, अजवाइन को सेक लें, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसको गुड़ के साथ मिला के दिन में 3-4 बार खा लें 1-2 दिन, फिर उनका यूरिन का वो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अजवाइन और मेथी को सेक कर गुड़ के साथ खा ले मतलब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये कितनी ऐसे अंदाजे से थोड़ा थोड़ा मतलब? हाँ हाँ, आधा आधा चम्मच, मतलब दोनों मिला के आधा चम्मच ले लें और गुड़ ले लें। गुड़ अगर पुराना हो तो मूत्र रोग में बहुत अच्छा काम करता है। चाहे मूत्र का कोई भी रोग, किसी भी तरह का रोग हो रखा हो, तो उसमें पुराना गुड़ बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, ठीक है। और तो जैसे भैया ये पुराना गुड़ आपको मिलेगा आपके किसी भी, जो भी आयुर्वेदिक की दुकान होगी, पंसारी की दुकान होगा, उसके पास पुराना गुड़ मिलेगा, और वो लगभग लगभग 500-600 रुपए किलो आता है। अच्छा। लेकिन उसका इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। जैसे हम अगर स्वाद के लिए हम खाना चाह रहे हैं तो, क्योंकि वो तीता लगता है, अच्छा। तो गुड़ मीठे के बट साथ जैसे वो साथ। गुड़ ना मिले तो जो जनरली गुड़ हमारे पास होता है तो वो भी चलेगा ना मतलब? हाँ, वो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये यूरिन की प्रॉब्लम कई बार मम्मी को भी होती रहती है, जैसे कभी किसी दिन यूरिन बहुत ज्यादा आता है, तो तब भी ये चीज दे सकते हैं ना, अजवाइन और मेथी दाना को सेक कर हाँ जी, गुड़ के हाँ साथ जी, हाँ उनको जी, भी दे सकते हाँ हैं? जी, मतलब ये कि हाँ जी, जनरल है कि कोई भी यूज कर सकता है ना? हाँ जी। अच्छा, एक चीज भैया, और वो जब आपको याद होगा मैंने अपने वो सिस्टर के बेटे के वो जो दाने थे गाल पे, उसके लिए आपसे पूछा था, आपने कहा था अरंड का तेल और नारियल का तेल और नींबू का रस और कपूर ये मिला के आप रख लो। तो उसको कपूर तो भीमसेन कपूर तो मिला नहीं, उसने नॉर्मल कपूर ले लिया, तो चलेगा ना? कोई इश्यू तो नहीं उसमें? चलेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, जो नॉर्मल कपूर, जो टिकिया होती है ना, इसको बनाने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। उस अच्छा। केमिकल की वजह से हम लोग डरते हैं कि स्किन पे ना लगाएं या खाने पीने में ना उपयोग करें तो ज्यादा बढ़िया। लेकिन नारियल का तेल होने की वजह से उसके दुष्प्रभाव को थोड़ा सा कम हो जाता है। कम हो सकता है, अच्छा। हम्म। तो मैंने उसको कहा कि तू अरंड का तेल और जो नींबू मिला वो के है रखते रहो। नींबू का रस कितना है? मैंने उसको ये कहा कि जैसे वो 5-5 चम्मच उसने तेल के लिए, और मैंने कहा 1 चम्मच आप रस का ले लो और 2 चम्मच वो ले लो कपूर, तो ठीक रेशो है ये मतलब? नहीं, कपूर की मात्रा फिर ज्यादा होगी। ज्यादा है ये? कम करनी चाहिए थी। हाँ, मैं उसको बोलो नारियल का तेल और मिला दे उसमें। नारियल का तेल और मिला दे, अच्छा। ठीक है, मैं उसको वही आज ही उसने मेरे को फोन किया था, पूछ रहा था कि मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो मैंने कहा हाँ नहीं आप ऐसे बना लो। अच्छा, उसमें नारियल का तेल थोड़ा ऐड करवा देती हूँ फिर। ठीक, चलिए, वंदे धन्यवाद मातरम भैया। गोविंद भाई। वंदे मातरम भैया। गोविंद भाई, बिहार के लोग अभी भी आलू जो सड़ जाता है ना, तो उसको पकाकर खाते हैं, और क्या ये खाना सही होता है? नहीं, सड़ी हुई चीजें तो खाना भैया बेवकूफी है। जी, क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग बहुत सारे, जब आलू जब काला हो जाता है या थोड़ा सड़ा जैसा हो जाता है तो उसको पकाकर खाते हैं। वो वो जो कहते हैं काला गुड़ हो जाता है वो टेस्ट। सड़ा हुआ नहीं होता। सड़ा हुआ तो उसको कहते हैं जो फिलफिला हो जाए, दबाओ तो उसमें से मवाद टाइप का, उसमें से रस निकलने लगे, उसको कहा जाता है सड़ा हुआ आलू। जो काला होता है वो हार्ड हो जाता है। उस आलू को हार्ड आलू, मतलब हार्ड हो जाता है वो। जी जी, तो उसको लोग हम्म। पका कर खाते हैं और मैंने भी हाँ, खाया है, तो उसमें क्या कोई नहीं नहीं, दिक्कत है? नहीं नहीं, देखिए, काला है हार्ड है वो नहीं, सड़ा हुआ एक अलग होता है। सड़ने का मतलब क्या, जिससे बदबू आ रही हो उसको सड़ा हुआ बोलते हैं। तो सड़ा हुआ खाने का तो तुक ही नहीं बैठता। जी। वंदे जी। अब
मैं इस चैट को यहीं विराम देना चाहूंगा। किसी का कोई सवाल हो तो पर्सनल में कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे दूसरे फोन पे इतने फोन हैं, नहीं तो आप लोग सुन सकते हैं तो सुने, मैं जरा उन्हीं लोगों को ले लूं, क्योंकि एक फोन पे इतने बार बार फोन ये आ रहे हैं। उनको मत लीजिए। इसको हम अभी एंड करते हैं। तो जिनको भी कोई सवाल है तो आप भैया को फोन कीजिए सीधा, या व्हाट्सएप डालिए, जिससे आपको चिकित्सा 1-to-1 में मिल जाए। क्योंकि वो जो भैया आप वो करते हो ना, उससे ऑडियो ठीक नहीं आती और इधर लोग हेलो हेलो करते रहते हैं कई बार। तो इधर जिनका भी सवाल इधर है सबको वो भैया को पूछ आप लीजिए, ठीक। आप एक काम करो ना भैया, इधर के सबको म्यूट कर दो, ताकि ये पता चल जाए कि कितने सवाल आते हैं। कम से कम सवाल तो सुन ही सकते हैं यहाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग सीखने वाले हैं। किसी का पर्सनल, किसी के पेट में दर्द तो है नहीं। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड। इन सबको सबको म्यूट कर दो। आप आप और आप कॉल उठा लो, उठा लो कॉल, मैं म्यूट कर रहा हूँ। और किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछें कृपया। नाड़ी शोधन पे, चिकित्सा पे, डाइट पे, दिनचर्या पे, ऋतुचर्या पे, जड़ी बूटी पे, कुछ भी पूछना चाहे। ठीक है, वंदे कोई मातरम बात भैया। नहीं। मैं पूछ रहा हूँ भैया कि ये जो तेल होता है, वंदे मातरम भैया। हरजिंदर भैया। हरजिंदर भैया, मेरी आवाज आ रही है? भैया मैं वो दूसरी चैट में बोलने लग गया था। सॉरी, मैं इधर अनम्यूट था। अच्छा अच्छा भैया, मैं कह रहा हूँ यहाँ से ना आप इसको रिकॉर्डिंग को यहाँ तक ही करो, फिर आगे चालू कर लो, करना चाहो तो फिर आपको आसानी रहेगी, जैसा आप समझो। हेलो। जी। हाँ 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 जी। हाँ, कब्ज के लिए आपने दिखाया था वो डॉक्टर अखिलेश के थ्रू। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मैं कब्ज तो ठीक हो गया, लेकिन वो जो मेरे साथ मेरे पापा आए थे ना, तो उनको आज फीवर हो गई है। अच्छा, पापा को फीवर हो गया है? हाँ, फीवर में ना पैर वैर तो ठंडा है, हाथ भी ठंडा, लेकिन पेट गर्म है और सर गर्म है। ठीक है, कहीं पानी बरसात में भीगे तो नहीं है? नहीं, बरसात में नहीं भीगे। ठीक है, घर में दालचीनी है? दालचीनी? हाँ, है। 1/4 चम्मच दालचीनी लीजिए। हाँ। 2 कप पानी में डाल के 1/4 कप रहने तक उबालिए। हाँ। और उबाल के इसको छान के गर्मा गर्म हल्का गुनगुना ही पिला दीजिए। एक बार अभी पिला दीजिएगा 9 बजे, और एक बार रात को 11 बजे। बस दालचीनी? हाँ जी, सिर्फ दालचीनी। ठीक, उसको मैं फीवर नॉर्मल हो जाएगा ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी जिस लड़के से बात हुई, ये लड़का 16 साल का है। 4 दिन पहले मेरा भांजा जो सर्जन है, और उसका एक अपना हॉस्पिटल है मानमती हॉस्पिटल सफदरजंग में, उसने 25 तारीख को इस लड़के को भेजा था मेरे पास कि मामा जी इसके 4 दिन पे टॉयलेट मतलब पेट साफ होता है। सारी दवाइयाँ मतलब 50,000 तक का इलाज करा चुका था। और आज 29 तारीख है। अभी खुद फोन करके खैर पिताजी के लिए पूछा था, लेकिन बताया, परिचय ऐसे दिया कि मैं कब्ज के लिए आया था। तो इसकी कब्ज की समस्या खत्म हो गई। मतलब जो 4 दिन में पहले होता था, अब इसको प्रतिदिन होता है। यही कॉल बार बार आ रहा था, इसलिए मैं
आप लोगों के सवाल नहीं ले पा रहा था। एक दीदी का और था, उनका भी निपटा लूं। ये बिलासपुर से भैया। हाँ जी भैया। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अच्छा अच्छा, वो दीदी जो दूसरी विनीता दीदी हैं, उनका घर कितनी दूर है आपके घर से? बहुत पास में ही है। पास में है, तो उनको बोलिए वो दर्द वाली दवाइयां, जो उनके पास 6 दवाइयां पड़ी हुई है। अच्छा, कॉम्बिनेशन वाली तो इनके पास भी है वो। कॉम्बिनेशन वाली इनके पास भी है, तो 5-5 मिनट पे 4 बार दो। 5-5 मिनट में 4 बार दे दूं? हाँ जी, 5 वो, और एक अलग से दवाई है रेस्क्यू रेमडी, हाँ। उसकी भी 5 बूंदे देनी है। अच्छा, रेस्क्यू रेमेडी की। हाँ, फिर मुझे आप 15-20 मिनट बाद एक बार, या तो आराम पड़ जाए तब भी व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, नहीं आराम पड़े तब भी आप मुझे फोन कीजिएगा। ठीक है। हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ भैया, जो आपने वो बताया अभी कॉन्स्टिपेशन आपने ठीक करी, उसका इलाज भी तो बताइए, क्या बताया था इलाज? मैंने इलाज क्या बताया था, वो डायरी पे लिखा था, इसको उस दिन आया था तो। हाँ, उसको तो सबसे पहली चीज है कि मैं उसको ये बताया था कि बाप दादा पहले ना सुबह उठते टॉयलेट में नहीं जाते थे। जो आजकल वो बगल में जो 6 फीट की दूरी पे बैठ गया है ना, वही सबसे बड़ा कब्ज का कारण है। तो उनके पिताजी से थे साथ में, तो उनको परंपराओं का ज्ञान दिया कि आप उस चीज को करो कि हलन चलन पैदा करो पेट में। तो दवाई के रूप में उसको कुछ नहीं बताया था, सिर्फ हलन चलन, कि आप उस चीज को करो कि, और घी दिया था कि घी घी आप पियो, ज्यादा से ज्यादा घी का सेवन करो। एक मिनट मैं उसकी डायरी में देखूं। देव कुमार 25 तारीख को आया था, 26 देव कुमार। निरोगी मंत्र का कठोरता से पालन करें। रात्रि भोजन के बाद आधा आधा चम्मच अजवाइन, त्रिफला और घी 1 गिलास पानी में चौथाई रहने तक उबाल के छान कर पिएं। और परंपराओं का पालन करें। जिस तरीके से सुबह उठते ही पहले बाप दादा लोटा लेके चले जाते थे, जब तक प्रेशर नहीं बनता था तब तक नाड़ा नहीं खोलते थे। अब तो उल्टा हो गया है ना, 9 बजे ड्यूटी जानी है, 8 बजे उठेंगे, 8:05 पे घुस जाएंगे, अरे पेट साफ नहीं हुआ, मुझे तो कब्ज का रोग लग गया। अरे भाई, हलन चलन तो होने दो। तो ये चीजें हम खत्म कर रहे हैं, इसीलिए आज सबके सब कब्ज के रोगी हैं, क्योंकि यही फार्मूला मैंने बहुत समय पहले, 3 साल पहले अमेरिका में एक भाई को प्रयोग करा के उसका कब्ज की समस्या दूर हुई थी। मैंने उसको कहा तू भूल जा कि सुबह पेट साफ होता है, जब तक प्रेशर ना बने तब तक चिंता ही मत करो भाई। ना बाकी ब्रश करो, नहाओ, उसके बाद चले जाओ, भूख लग रही है खा लो, क्या दिक्कत है? ऑफिस में प्रेशर आएगा, ऑफिस में पेट साफ कर लेना। लेकिन ये जो सुबह सुबह उठते ही, भाई आपने हलन चलन तो होने ही नहीं दिया। क्योंकि पहले भैया जी आपने क्या लगभग बताया, अजवाइन और अजवाइन, त्रिफला और घी, कितनी कितनी मात्रा में ले? उसके लिए तो चौथाई चौथाई। आपको क्या करना है? आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? कब्ज हो रही है? नहीं, मेरे में नहीं हो रहा, पर बेटी के होता है। तो बेटी का होता है तो सबसे पहले परंपराओं में लेके आओ, उसको सुबह उठाओ और बोलो भाई अपना दूसरे काम कर, पेट की चिंता मत कर, चलती फिरती रह, स्कूल जा, और स्कूल में प्रेशर आएगा चली जाना। अगर अभी से दवाइयों पे डाल दोगे तो दिक्कत क्या है? कितनी 15 साल की 12 साल की लड़की नहीं है, 80 साल में तो लगता है कि पूरा पाइप ही नाला ही लगवाना पड़ेगा, एमसीडी वाला। नहीं भैया जी, हम ध्यान रखूंगी, यही करूंगी, नहीं, मैं परंपरा सही को बता डाल रहा दूं। हूँ। अगर हम अभी से कभी दवा कभी खाएंगे, चाहे वो दवा अब वो जी चाहे दवा घरेलू ही क्यों ना हो, मैं दवा नहीं, मैं कह रहा हूँ आदतों को मैं ऐसे ऐसे आदतों में बदलें कि आदत में इलाज हो जाए। जी भाई एक और चीज बात बताओ, अगर वो नहीं पेट साफ होता तो खाना नहीं खाती ईमानदार। अब पहले ये देखो
कि अगर उसने सुबह उसका पेट साफ नहीं होता है तो क्या वो खाना खाने से मना करती है, उसका जी में चलता है, पेट खराब रहता है, अफरा टाइप का रहता है, तब तो उसको दवा दे के साफ करने की जरूरत है। लेकिन अगर भाई देखो कोई भैया इंसान सुबह पेट साफ नहीं हुआ, मेरी बात सुनिए उसको पहले, कर अगर पेट जी साफ, फिर वही पहले मेरी बात तो सुनिए। मतलब कहने का मतलब है कि सुबह अगर आप पेट साफ करने गए, नहीं साफ होता है, जितना थोड़ा बहुत जो आया सो आया, नहीं आया चिंता मत करो। उसके बाद अपने शरीर को देखो, क्या आपका मन पूरा दिन बेचैन है? मतलब जो भी बच्चा है तो बच्चा भी अनुभव अनुभव करके बता सकता है, कोई मुंह, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल का बच्चा है जो नहीं बताएगा, तो वो अपने आप में तो वो बताए। उसके बाद उसको अपना दिनचर्या चलने दो, अपने आप प्रेशर बनेगा। जब थोड़ा सा, जैसे सुबह 7 बजे उठ के ना अपना दूसरे काम करते हुए चले जाएगा तो फिर अपने आप 10-11 बजे प्रेशर बनेगा। 11 बजे नहीं बनेगा, शाम को जी बनेगा। हमारे जमाने में एक समय था कि 2 वक्त हमें जाना ही जाना होता था सोच। तो कई बार हम लोग सुनने में आता था, जी ये तो एक ही टाइम वाले हैं, इन शाम के शाम ही जाते हैं। मतलब एक दादाजी थे, वो शाम को शाम ही जाते थे। तो क्या वो 80 साल नहीं रहे क्या दुनिया में? और उनको कोई तकलीफ भी नहीं। अरे जी अब वो दवाई खा खा के कब तक पेट साफ करोगे? जी अपने भैया अपने आहार विहार और आदतों को ऐसे बना दें कि हमारा कब्ज खत्म हो जाए, पेट साफ रहने लगे। उसको क्या चक्कर आने लग जाते हैं और धीरे 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 उसका खाना और सब चीजें कम हो जाती हैं जब हाँ, उसका तो पेट साफ नहीं होता ना। कितने दिन पे पेट साफ नहीं होता? फिर आप जैसे दलिया वलिया कुछ ऐसे खाएंगे, मैं ज्यादा दबाव डालूंगी तो फिर वो धीरे धीरे रूटीन में आ जाता है, वापस सही हो जाता है। ऐसा मैंने एक आध बार देखा है कि उसके साथ ये होता है। एक आध बार होता है, एक आध बार तो सबका चलता है, महीने में एक दिन सबका चलता है, रोज रोज का नहीं चलता। अगर रोज रोज है तो फिर उसकी चिकित्सा करा के उसकी आदतें बदल दो, मतलब आदत जी डाल दो। भाई भाई ऐसा है ना, सुबह पानी क्लिक ऐसा, एक तो हमारा बैठने का, शौच करने का, जी बैठने का तरीका बदल गया। नेचुरल प्रेशर लगता ही नहीं, जो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा जो लगता था ना, उसको कुर्सी नुमा बना के वो प्रेशर हमारे से लगता ही नहीं। पहले हम उकड़ू बैठते थे, तो उकड़ू बैठते थे तो दोनों घुटना पेट से सट जाता था। और जी कई लोग बुजुर्ग पहले कैसे बैठते थे, आप एक बार देखो, नहीं तो गूगल पे ही नहीं सर्च कर लो कि पहले लोग शौच कैसे करते थे, यही सर्च कर लो। भैया वे वैसा ही तरीका है, पुराना ही तरीका है। हम्म। क्योंकि उससे क्या है, मैंने तो उसमें क्या है कि बीच में हाथों को लाके, घुटनों के बीच में हाथों को लाके फिर बैठते हैं लोग, जिनको ज्यादा दिक्कत जी होती है। तो क्या होता है कि जिनका घुटने से प्रेशर नहीं पड़ता तो फिर हाथ बीच में आता है, तो फिर पेट पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है। जी ठीक है भैया जी। और भैया जी और एक ऐसे, क्वेश्चन हो रहा है मेरे को। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे इसी तरीके से वैद्य त्रिलोकी चंद जी के अनुभव के आधार पे गौमूत्र से जी बनने वाली गौमूत्र घनवटी गौमूत्र घनवटी कब्ज की सबसे अच्छी दवा उन्होंने बताई है, कि वो जितने भी लोगों को दिए हैं उनको काफी अच्छा परिणाम मिला है। जी उसका मैंने स्टेटस भी और अपने मतलब जो ग्रुप में है, कुछ ग्रुपों में मैंने डाला, सारे ग्रुप में तो नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप मेरा साथ नहीं देता। तो 5-6 ग्रुपों में वो पिछले कई दिनों से बाकी था फीडबैक का वो बनाना, तो करीब 44-45 फीडबैक आए हुए थे, तो उसका मैंने वो बना के डाल दिया है। जी मेरा एक प्रश्न और था भैया जी कि बताइए। उन दीदी के लिए घाव भरने का बताओ। अब जब ऑपरेशन तब हुआ तो बता उन्होंने तो वो दिया दीदी, मैंने बोला तो, जब तक देखो ऐसा है, साफ सी बात है, जिस जिसको दर्द होगा ना वही दवाई ले मांगे तो ज्यादा बढ़िया। हम आप आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हो, आप मैं बता जी दूं आप लाके दो, करे ही ना, फायदा क्या? तो आप उनको पहले एक बार बात कराओ, नहीं तो मैं आपको एक दो फीडबैक भेज देता हूँ, जो डायबिटीज जी रोगी के जिनके पैर काटने के लिए डॉक्टरों ने बोला था, वो भी उनके जी पैर बच गए हैं। तो जी ऐसी चिकित्सा पैथी है, और वो भी सस्ती वाली, कोई महंगी वाली नहीं। जी हाँ, होम्योपैथ की ठीक है। 5-6 दवाइयां नहीं है। वो कल फोन करेगी आपके पास ही जब ठीक रहेगा। वो मेरे को भी ठीक लगाइए कि सीधे बात करेगी, ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, मैं बताने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको देखिए, चार नहीं 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 चार नहीं चीजें हैं, चार बातें हैं
जो भाई अगर वो बात करेंगी तो मुझे दवाइयों के सिलेक्शन में थोड़ा सा आसानी होगा। जी चलिए हम इस आज सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसा कोई सत्र समाप्त होता नहीं है क्योंकि हमारी विचारधाराएं हम सब रात भर वंदे मातरम भैया दिन भर सुबह अभी से बात। वंदे मातरम भैया वंदे मातरम जी। मेरे को मतलब सुबह मुंह में बदबू आती है, खाना बहुत खाता हूँ, भूख ज्यादा लगती है। मुंह में सुबह 1 घंटे उम्र के अंदर कितनी है? 30 उम्र 30 कितनी है? हाँ जी 30 साल। सुबह शाम 2-2 लौंग मुंह में रख के चूसिए। खाता हूँ, लौंग भी खाता हूँ मैं खाने के बाद। कोई बात नहीं, आप उसको लौंग को दो लौंग मुंह में रख के चूसिए सुबह और शाम। लेता हूँ भैया, लौंग लेता हूँ।